ओके, अपने अपने माइक को म्यूट कर लो ताकि तुम्हें अनम्यूट करने में आसानी हो। यहाँ से करेंगे तो फिर अनम्यूट नहीं हो पाता है। तो हम जिक्र कर रहे थे कि मेरे पास 3 चार्ज पार्टिकल था। Q1 इक्वल टू Q था, Q2 इक्वल टू Q था एंड Q3 इक्वल टू भी Q था। और तीनों जो था, तीनों के बीच की सेपरेशन जो थी वो सेम थी। ये भी A पे, ये भी A पे और ये भी A पे, तीनों की सेपरेशन सेम थी। ये A, ये A। अब यहाँ जो हम इंट्रैक्शन एनर्जी लिखेंगे होगा K Q1 Q2 R12 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 R13। ठीक है, अब हमने क्या किया और ये सॉल्व करके, ये इसके लिए सॉल्व करके कितना आया था, ये इसके लिए सॉल्व करके ये चीज आया था। इसके लिए सॉल्व करके K Q स्क्वायर A प्लस K Q स्क्वायर A प्लस K Q स्क्वायर A 3 टाइम्स K Q स्क्वायर A, इसके लिए सॉल्व करके आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 3 टर्म था ना, तो इन तीनों टर्म का एक नाम देते हैं। जैसे इसको नाम U12 दे दिया, इसको जो नाम दे दिया U23 दे दिया, और इसको जो नाम दे दिया ये दे दिया U13। मतलब ये क्या हुआ, ये है इंट्रैक्शन एनर्जी। इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन चार्ज Q1 and Q2। सिमिलरली ये है इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन चार्ज Q2 and Q3, और ये है इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन चार्ज Q1 and Q3। इस तरह के नाम हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U21 भी लिख सकते हैं, या U32 भी लिख सकते हैं, या U31 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नोटेशन का मतलब वही हो जाएगा। 1-2 लिखा तो चार्ज Q1 Q2 के बीच में, 2-1 लिखा तो Q2 Q1 के बीच में, मतलब चार्ज इसमें इन्वॉल्व Q1 और Q2 ही होगा। तो ये जो U है, इस U को ऐसे भी लिखा जा सकता है, U को U12 प्लस U13 प्लस U23 ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से। ओके, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, U12 प्लस U21 प्लस U13 प्लस U31 प्लस U23 प्लस U32, और इस पूरे में 1/2 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो लिख सकते हैं इसको हम। मतलब ये जो U आ गया, ये आ गया 1/2 U12 प्लस U13 प्लस U21 प्लस U23 और प्लस U31 प्लस U32। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं?
नो सर। No, sir. अब देखो जरा इन दोनों टर्म को इन दोनों टर्म को इन दोनों टर्म को और इन दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन लिख देते हैं। U12 क्या बोल रहा है? U12 का मतलब क्या हुआ? U12 का मतलब synergy between 1 and 2. 1 and 2 और U13 का मतलब इंटरेक्शन 1 and 3. बिटवीन 1 and 3। इस तरह 2 1 2 3 मतलब देखो ये कंबाइंड टर्म ये बोल रहा है कि 1 की बाकी सबके साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी है। U12 और U13 का मतलब ये हुआ कि 1 की बाकी जितने भी सिस्टम में चार्ज प्रेजेंट है उस सबके साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी है। और U21 और U23 क्या बोल रहा है, 2 की बाकी सबके साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी है। और U31 और U32 क्या बोल रहा है कि 3 का बाकी सब चार्ज के साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी है। अब इस सब को मैं नाम दे दूं यहाँ पे, इसको मैं कैपिटल X1 बोल दूं, इसको कैपिटल X2 बोल दूं और इसको कैपिटल X3 बोल दूं। तो U की जो वैल्यू हो जाएगी 1 बाई कैपिटल X1 प्लस 1 बाई कैपिटल X2 प्लस 1 बाई कैपिटल X3 ये हो जाएगी। अब अगर इफ सिमेट्री जहां भी सिमेट्री होगा वहां पे ये जो कैपिटल X1 और ये कैपिटल X2 और ये कैपिटल X3 सेम होना ही होना है। जहां भी सिमेट्री होगा वहां पे ये कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 सेम होना ही होना है। अब ये तो 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम था, अगर 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता तो वहां पे 1 का, मान लो 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आता। अब X1 का मतलब होता कि 1 की इंटरेक्शन एनर्जी 2 से, 1 की इंटरेक्शन एनर्जी 3 से एंड 1 की इंटरेक्शन एनर्जी 4। X2 का मतलब होता 2 की इंटरेक्शन एनर्जी 1 से, 2 की इंटरेक्शन एनर्जी 3 से एंड 2 की इंटरेक्शन एनर्जी 4। X3 का मतलब होता 3 की इंटरेक्शन एनर्जी 1 से, 3 की इंटरेक्शन एनर्जी 2 से एंड 3 की इंटरेक्शन एनर्जी 4 से। X4 का मतलब होता 4 की इंटरेक्शन एनर्जी 1 से, 4 की इंटरेक्शन एनर्जी 2 से एंड 4 की इंटरेक्शन एनर्जी 3 से। तो अगर ये सिमेट्री होगा मतलब हर एक पे चार्ज सेम होंगे और पूरा का पूरा कंडीशन जो सिमेट्रिकल होगा तो ये X1 X2 एंड X3 सेम होना ही होना है। ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पोर्शन मिटाऊं यहाँ से? Yes, sir. Yes, sir. चलो ऊपर का कुछ पोर्शन है मिटा देता हूँ यहाँ पे और फिर उसको लिख देता हूँ। तो फाइनली U जो मेरे पास आ जाएगा वो आएगा 1/2 X1 प्लस X2 प्लस X3 आ जाएगा। इस X1 का मतलब हुआ क्या, U12 प्लस U13। इस X2 का मतलब हो गया U21 प्लस U23 और इस X3 का मतलब हुआ U31 प्लस U32। अब अगर इफ सिस्टम इज सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ सिमेट्रिकल का मतलब all charges are equal in magnitude and sign and all path from one charge to another is equivalent for any of charge
अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो सिस्टम को सिमेट्रिकल माना जाएगा। ऑल चार्ज इक्वल का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने सिस्टम में 3 चार्ज लिया है तो तीनों चार्ज या तो प्लस प्लस सेम मैग्नीट्यूड का प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू होना चाहिए, प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। और अगर मैं कोई एक चार्ज ले लूं यहाँ से, कोई एक चार्ज मैंने मतलब Q1 चूज कर लिया, तो Q1 का Q2 और Q3 से जो पाथ है ए डिस्टेंस पे वही इक्विवेलेंट Q2 का बाकी दोनों से होना चाहिए, वही इक्विवेलेंट Q3 का बाकी दोनों से होना चाहिए। अगर ऐसी सिस्टम में चीजें हैं तो सिस्टम को सिमेट्रिकल माना जाएगा। तो इफ सिस्टम इज सिमेट्रिकल, है ना, देन क्या हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, और इसको हम x मान लेते हैं, और u की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 3/2x आ जाएगा, 3/2x आ जाएगा। अब देख लो इसमें x कितना हो जाएगा, तो x मतलब कोई एक कैलकुलेट कर लो, कोई एक, जैसे मान लो u12 और u ये कैलकुलेट कर लिया आपने, तो x में कोई एक x1 चाहे x2 को ये कैलकुलेट कर लो। तो अगर मान लो x इक्वल टू हमने x1 लिया तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा u12 एंड u13 का। तो u12 कितना हो जाएगा, तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी वो हो जाएगी kq² अपॉन u13 कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 की इंटरेक्शन एनर्जी ये हो जाएगा kq² अपॉन a, ये आ जाएगा 2kq² अपॉन a, ये यहाँ डालोगे 3/2 इंटू 2 kq² अपॉन a, इससे ये कैंसिल हो गया एंड 3kq² अपॉन a यही आ गया जो यहाँ पे आया था। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि पहले वाला ज्यादा आसान था। हाँ, इस केस में पहले वाला ज्यादा आसान था क्योंकि इसमें कम चार्ज थे, और ये थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें समझाया भी और साथ में काम भी किया। लेकिन यही जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा चार्ज होगा तो तुम्हें ये चीज जल्द रिजल्ट देगा। कंप्लीटली समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, चलो Yes, sir. अब इसी चीज को हम और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। हटाएं इसको। Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, एक और एग्जांपल देखते हैं कि 4 चार्ज पार्टिकल, 4 चार्ज पार्टिकल, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, और हर एक के बीच की सेपरेशन सेम है। हर एक के बीच की नहीं, मतलब कि ये एक स्क्वायर, ये चारों जो है ये स्क्वायर के कॉर्नर पे आ रहा है, स्क्वायर के कॉर्नर पे। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या बना था। फार्मूला जो था उसमें u जो आया था, अब बोलो सुमित। सर लेकिन डायगोनल वाला लेंथ का तो अलग हो जाएगा। हाँ वो अलग होगा, लेकिन वो अलग होगा, लेकिन सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री का क्या हम बता रहे हैं ना, सिमेट्री का बता रहे हैं। सिमेट्री का बोला कि पाथ इक्विवेलेंट जो डायगोनल वाला पाथ लेंथ √2 होगा। हाँ 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 बता रहे हैं ना, वही पाथ लेंथ बता रहे हैं। पाथ लेंथ हम इक्विवेलेंट बोले हैं, इक्वल नहीं बोले हैं। पाथ लेंथ क्या बोले थे, इक्विवेलेंट के इक्वल। सर इक्विवेलेंट बोले, पाथ लेंथ बोले थे। पाथ लेंथ मतलब एक चार्ज का, देखो जैसे मान लो ये 1 चार्ज है ना, समझो इसको, इस चीज को ध्यान समझो। ये जो 1 चार्ज है, जैसे मान ले इसको मैंने 1 चार्ज माना और इसको मैंने 2 चार्ज माना, तो 1 चार्ज का 1 है, 2 है एंड 3 है, तो 1 का 2 3 4। अच्छा, 1 का जो चार्ज है ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ये √2A हो गया और ये √2A हो गया। 1 का A से क्या पाथ है, फिर 1 का 2 से क्या पाथ है, A है। 1 का 2 से जो पाथ है कितना A है। 1 का 3 से कितना है, √2A है, और 1 का 4 से कितना है, एक मिनट इसमें नेमिंग सही से कर देते हैं।
ये यहाँ Q, ये था 1 चार्ज, ये था 2 चार्ज, ये था 3 चार्ज और ये था 4 चार्ज। 1 का 2 से जो पाथ है वो A का है, 1 का 2 से जो डिस्टेंस है वो कितने का है, √2A का है, 3 का, और 1 का 4 से जो है कितना है वो A, ठीक है, 1 का देख लिया। अब 2 का 1 से और 3 से और 4 से देखो, तो 2 का 1 से कितना है, 2 का 1 से A है, 2 का 3 से कितना है, तो 2 का 3 से A है और 2 का 4 से कितना है, तो ये √2A आया। देखो यहां भी क्या आया है तुम्हारे पास, A √2A आया है, और यहां भी जो पाथ है तब का उसमें A √2A टर्म आया कि नहीं आया है? यस सर। ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैं इसके इक्विवेलेंसी की बात कर रहा हूं। अब चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा कि 1 है कि 2 है या 3 है, ये डिफरेंस तब होगा ना जब यहाँ चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड या अलग अलग साइन के होंगे। अब जब सेम साइन का है सब चार्ज, सारा का सारा Q चार्ज है, तो इसमें से 1 भी और 2 भी 3 भी क्या होगा, वो इक्वल होगा, तो ये पाथ लेंथ क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर 3 का 1 से 2 से और 3 से देखो, 4 से देखो, तो 3 का 1 से कितना है, 3 का 1 से √2A है, 3 का 2 से कितना है तो वो A है, और 3 का 4 से कितना है A है। देखो इसमें भी जो आया है वो सेम इक्विवेलेंट आया है ना। यस सर। बात समझ में आया कि नहीं? अगर 4 का भी 1 से 2 से 3 से देखोगे तो 4 का 1 से कितना है A है, 4 का 2 से कितना है √2A है, एंड 4 का 3 से कितना है A है, तो ये भी क्या तीनों इक्विवेलेंट है ना। यस सर। तो सिमेट्री में जो मैं हो गया। सिमेट्री में जो मैं इक्विवेलेंट पाथ की बात कर रहा हूं, उसका मतलब ये है ये कि किसी एक चार्ज पार्टिकल का बाकी सबसे जो सेपरेशन होगा वही किसी दूसरे का बाकी सबसे सेपरेशन होना चाहिए, और सारे के सारे चार्ज पार्टिकल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सब A है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, यहाँ से यहाँ की सेपरेशन और यहाँ से यहाँ की सेपरेशन √2A हो जाएगी एंड √2A हो जाएगी, और किसी एक का बाकी सबसे सेपरेशन देखेंगे वो इक्विवेलेंट होगा दूसरे का बाकी सबसे सेपरेशन से, और सारे के सारे चार्ज क्या होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ अभी जो मैंने 3 चार्ज का लिया था जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आ रहा था, यहाँ Q था, यहाँ Q था, यहाँ Q था, तो U की वैल्यू जो आई थी वो 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 आई थी, और x1 मतलब क्या हो गया कि कोई एक चार्ज का बाकी सबसे इंटरेक्शन, तो ये था कितना, ये था U12 प्लस U13, मतलब अगर मैंने इसको 1 माना है तो इसके अलावा बाकी जितने भी चार्ज हैं सबकी इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट कर लो, और अगर सिमेट्री है तो यही U इक्वल टू 1 x प्लस x आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2x आ जाएगा, मतलब 3 चार्ज था तो 3 into x/2 आ जाएगा। तो अगर इसी में n सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन जनरल अगर n, if there are n charge in symmetrical distribution, उस केस में u लिखोगे n into x/2, n into क्या हो जाएगा x/2। अब इसमें x क्या होगा बता सकते हो, इसमें x क्या लिखोगे, जैसे 1 2 से लेकर n तक चार्ज है, x क्या लिखोगे, तो x मान लो अगर तुमने x1 माना हुआ, इसमें x कहां से कहां तक होगा, इसमें x जो इसमें जो टोटल टर्म आ जाएगा वो x1 प्लस x2 से लेकर कितना xn तक आएगा। तो अगर तुम इसमें x1 की बात कर रहे हो तो x1 कितना आएगा,
ये आ जाएगा U12 प्लस U13 प्लस U14 से लेके कहां तक U1n तक आएगा। समझे कि नहीं समझे इसको? Yes, sir. Yes, sir. जैसे 3 था तो 1 को छोड़ के बाकी सबका इंटरेक्शन निकाले थे, मतलब 1 का बाकी सबसे इंटरेक्शन एनर्जी तो n हो जाएगा, तो 1 का बाकी n से क्या इंटरेक्शन एनर्जी होगा उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया किसके लिए? फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जिनको जनरल को समझने में दिक्कत हो उसको यहाँ समझो। चार चार्ज पार्टिकल समझो, चार चार्ज पार्टिकल पे कैसे मतलब फटाफट सॉल्व करोगे। तो पहचानो कैसे कि सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल की सबसे पहली पहचान कि वो जो होना चाहिए चार्ज पार्टिकल सब पे सेम होना चाहिए, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल सब पे सेम है। तो देखो यहाँ पे चारों चार्ज पार्टिकल सेम है, और चारों चार्ज पार्टिकल जो है एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर पे आ रहा है, और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में सिमेट्री होती है, उसके सेंटर कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्री होती है। तो यहाँ जो हम u लिखेंगे वो लिखेंगे कितना? 4 इंटू x/2। समझ में आया ये? 4 इंटू x/2, और x कितना हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? x लिखोगे u12 प्लस u13 प्लस u14। u12 कितना हो जाएगा? तो मान लो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है, और ये चार्ज 4 है। u12 कितना लिखोगे? तो ये लिखोगे k क्यू स्क्वायर, और 1 और 2 के बीच का गैप कितना है? u13 कितना लिखोगे? तो ये लिखोगे k क्यू स्क्वायर और √2a, और u14 कितना लिखोगे? ये लिख दोगे k क्यू स्क्वायर अपॉन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो आएगा 2 टाइम्स k क्यू स्क्वायर अपॉन a और k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, और ये आंसर 4/2, और यहाँ आ गया 2 टाइम्स k क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस k क्यू स्क्वायर √2a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ गया। आ गया। तो अब हटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. अब क्यूब वाला क्वेश्चन बना सकते हो ना? ये अगर क्यूब है, तो ये क्यूब है। ये है क्यूब ऑफ साइड ए, और इसके हर एक कॉर्नर पे, सेम चार्ज है। क्यू 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 एंड क्यू। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डायरेक्ट अब आंसर लिख सकते हो, देखो कैसे लिखते हैं। U इक्वल टू 8 इंटू x/2 लिखा जाएगा। Yes, sir. और x कितना हो जाएगा? u12 प्लस u13 प्लस u14 प्लस u15 प्लस u16 प्लस u17 प्लस u18। कितने टर्म? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे कैलकुलेट करने जाते तुम्हारे पास 28 टर्म आता। ऐसे और जनरल मेथड से कैलकुलेट करने जाते इसमें 28 टर्म आता, और कैलकुलेट करने में बीच में दिक्कत हो जाती। लेकिन इसमें तुम्हें 7 टर्म कैलकुलेट करने हैं, और वो 7 में देखो कितनी आसानी हो जाएगा। जैसे मान लो ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हर एक में क्या होगा, के क्यू स्क्वायर तो हर एक में होगा, हर एक में के क्यू स्क्वायर होगा, तो के क्यू स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। हर एक में के क्यू स्क्वायर होगा, के क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि के क्यू स्क्वायर हर एक में आएगा। अब मेनली देखेंगे पाथ, रास्ता। देखो 1 से 2 के बीच का रास्ता कितना है, जो मतलब डिस्टेंस है वो कितना है, a का। तो यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ 1/a लिख दोगे। तो 1 से 2 के बीच का जो पाथ है, रास्ता है, ये वही रास्ता जो है 1 और 4 के बीच का है कि नहीं, और वही रास्ता 1 और 6 के बीच का है। तो 3 सेम लेंथ के हो गए, तो इसको तुम 3 से सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 1/8। उसके बाद 1 और 3 के बीच का रास्ता कितना हो जाएगा, ये रास्ता, ये गैप √2a आएगा। 1 और 5 के बीच का कितना आएगा, √2a आएगा। 1 और 8 के बीच का कितना आएगा, √2a आएगा। तो 3 × 1/√2a हो गया। और एक जो बिल्कुल डायगोनली अपोजिट होगा उसके, कौन सा, 7, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/√3। तो आंसर कितना आ गया, ये डाल दो यहाँ पे, यहाँ तो कट के ये 4 हो गया, ये हो गया 4x 4kq², यहाँ पे 3a + 3√2a + 1/3√a, यही आंसर एक लाइन में आ गया। आवाज नहीं आ रही है? ओके, बाकी लोग आ रही है सर। नेटवर्क इशू, गुंजा तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कुछ। अब आ रही है आवाज कि नहीं? यस, आ रही। तो ये शॉर्टकट समझ लो एक तरह से, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा जहां पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि जितने भी पॉलीगन्स होंगे, जितने भी रेगुलर पॉलीगन होंगे, उसी रेगुलर पॉलीगन में क्या आता है, इक्वेटर ट्रायंगल आता है, स्क्वायर आता है, पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, हेप्टागन आता है। उस सब पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देके तब इंटरैक्शन एनर्जी पूछ लेगा, तो हाँ डायरेक्टली इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते। समझ में आया ये फॉर्मूला? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरैक्शन एनर्जी पे पूछा जा सकता है कि दरअसल इंटरैक्शन एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ही होता है। मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि इनिशियली तुम्हारे पास एक सिस्टम दिया गया था चार्ज का, वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ कितनी थी, a थी इनिशियली ऐसा था। एंड फाइनली वो अपने आप यहाँ +q, यहाँ +q, यहाँ +q, यहाँ +q, ये +q, ये +q, ये a, ये a, ये a, ये 2a, ये 2a, ये अंदर वाला जो ट्रायंगल है ये है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, एंड बाहर वाला ट्रायंगल है ये है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें बताना है कि अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन चार्ज आ गया है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये बताना है।
एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा ये बताना है। अब चार्ज की मूवमेंट ऐसी मतलब कॉन्फ़िगरेशन में इसमें ऐसे आ गया है कि चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो कितना होगा टोटल, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा ये निकालना है। सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ गया है। अरे नहीं, इनिशियल पहले था, चेंज हो गया। अरे ना सुनो ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए वाला पे था, फाइनल में इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a बन गया है। पहले चार्ज के बीच की सेपरेशन सबकी ए थी, और अब जो हो गया है रिपल्सन की वजह से सब दूर चले गए हैं, और अब सबके बीच की सेपरेशन 2a हो गई है। तो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा ये निकालना है, और एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा ये निकालना है। बस कंडीशन तुमको दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज जितने भी थे उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में ही खर्च हुई है। सर इलेक्ट्रिकल वर्क किया है माइनस Minus? 3kq स्क्वायर बाई 2a। माइनस 3kq स्क्वायर बाई 2a। यस सर। एक्सटर्नल और सर एक्सटर्नल पॉजिटिव, सेम वर्क डन पॉजिटिव में। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? तो KQ स्क्वायर अपॉन 2a होगा। उल्टा तो नहीं होगा इसमें? माइनस प्लस जो लिखे हो उल्टा तो नहीं होगा कहीं? इलेक्ट्रिक वाला एक्सटर्नल में और इलेक्ट्रॉन वाला एक्टिव तो नहीं डाल दिया? क्योंकि देखो सिस्टम की एनर्जी पहले से बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है, घटी है। घटी है सर। भाई सिस्टम की एनर्जी पहले से घट गई है ना। पहले सबके बीच में रिपल्सन फोर्स ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा थी क्योंकि सेपरेशन कम था। अब सेपरेशन ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम हो गई है। तो सिस्टम की एनर्जी जब घटी होगी तो एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव हुआ होगा और इलेक्ट्रिक वर्क डन पॉजिटिव हुआ होगा ना। सिस्टम ने काम किया होगा, सिस्टम पे काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि सिस्टम पे जब काम होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, और सिस्टम अगर काम करता तो एनर्जी घटती है। तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। यस। तो निकालोगे इसमें एक्सटर्नल का जो वर्क डन निकालोगे वो निकालोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक का वर्क डन निकालोगे माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, इसी में गलती हो गया वो फॉर्मूला में। सर एक्सटर्नल माइनस 3kq स्क्वायर बाई 2a आ रहा। हाँ, एक्सटर्नल में माइनस होगा और इलेक्ट्रिक में प्लस होगा, तब सही है। यस सर। तब सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां वर्क डन पूछेगा। जैसे ही वर्क डन पूछेगा सीधे क्लिक करना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एक्सटर्नल से वर्क डन निकालना है तो सीधे लिखोगे कितना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वर्क डन इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल लिखोगे, या इसको उल्टा कह दो कैसे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कर दो। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रिक अभी हम लोग इस्तेमाल किए थे उससे जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन A आ जाएगा, एंड फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन 2A आ जाएगा। अब एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो है ये इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ KQ, 2 टाइम्स ऑफ 3KQ स्क्वायर अपॉन 2A। तो देखो इनिशियल जो है फाइनल का दुगुना है, इनिशियल फाइनल का दुगुना है, तो फिर जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, और ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। यस सर। तो
इंटरेक्शन एनर्जी जो मेन पोर्शन था उसमें सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें काफी हैं। अब इसमें मेनली अब जो बताएंगे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें डेरिवेशन आता है 3-4 चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन एनर्जी पूछ देगा और कितना है वो वर्क डन के हिसाब से कैलकुलेट करके तुमको बताना पड़ेगा। वही अलग अलग टर्म जो है वो कैलकुलेट करके बताने पड़ेंगे। अब इसमें जो एक तो बोर्ड में ट्रिक से भाई जो ऐसे बना सकते हैं ना, पूरा बनाना होगा? ट्रिक बिल्कुल नहीं। बोर्ड में भाई 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन होगा तो हर एक टर्म का निकाल करके ऐड करके बनाओगे, बोर्ड में कभी भरना होता है। ट्रिक से कर दोगे 2 लाइन में आंसर आएगा, 4 नंबर में कितना नंबर देगा तुमको? सर तो उसमें फिर सर वो 28 टर्म तक का तो नहीं आएगा, वो 10 से अंदर में? नहीं वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 या 5 का पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। वो स्क्वायर का पूछ सकता है, रेक्टेंगल का पूछ सकता है ना, तो जनरल क्वाड्रेटर का पूछ सकता है। इंटरेक्शन एनर्जी वो इतना नहीं आएगा। चलो इसमें अब एक इसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन होता है जो तुम लोग शायद केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे और वो तुमको फिर से पढ़ना है, एटम चैप्टर में पढ़ना था। तो ये है इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस of approach between two charged particles। ये केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आई होप सर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया में बताया गया होगा। वही चीज यहाँ पे पढ़ना है, उसी का फिजिक्स वाला एस्पेक्ट पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें 2 चार्ज पार्टिकल दिया गया होगा और दोनों चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वो सिमिलर नेचर का होगा। दोनों या तो प्लस प्लस होगा या दोनों माइनस माइनस होगा। और उसमें फिर अलग अलग कंडीशन होगा कि एक चार्ज पार्टिकल फिक्स है, एक चार्ज पार्टिकल मान लो प्लस क्यू फिक्स है और दूसरा चार्ज पार्टिकल उससे काफी दूर है, दूसरा चार्ज पार्टिकल उससे काफी दूर है और उसको वहां से सम वेलोसिटी से उसको फेंका गया इसकी तरफ, सम वेलोसिटी v0 से फेंका गया है। तो जब ये नजदीक आना शुरू होगा तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करना शुरू करेगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम होते होते कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक पहुंचेगा वही डिस्टेंस निकालना, वही होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा वो। तो ये डिफरेंट केस के लिए निकालना है। पहले हम क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर देते हैं, दूसरे को फेंकते हैं। दूसरे में क्या करते हैं कि दोनों चार्ज पार्टिकल को फ्री रखते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल को फ्री रखते हैं और फिर दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, एक रेस्ट में है और एक को सम वेलोसिटी फेंकते हैं, तब वो मिनिमम कितना क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। तीसरा कंडीशन ये होगा कि एक फिक्स है, दूसरा को जो फेंका गया है उसकी वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन और इन दोनों चार्ज के ज्वाइनिंग जो है उनका जो लाइन है वो उससे अलग है। इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन डी है, तब इसके बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा ये निकालना। 3 कंडीशन। अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज का टाइम जो खत्म हो चुका है, अब इसको हम कल देखेंगे। अच्छा एक ये बात करना था, अगर 8:30 बजे से क्लास किया जाए तो कोई